हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। बहुत ज्यादा चीजें इन पिछले 3 दिनों में नहीं हुई हैं, बट जो भी चीजें हुई हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर ऑलमोस्ट ऐसे लाइफ ऑल्टरिंग। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं एंड एक एक करके हम हेडलाइंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां उसके अंदर का मैटर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया ब्लॉक, जो कि एक कोalition पार्टी है, इंडिया ब्लॉक विंस 10 सीट्स इन असेंबली बाय पोल्स। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे इंडिया ब्लॉक पार्टीज जो एक साथ मिलके बहुत सारी पार्टीज ने इंडिया ब्लॉक बनाया था विद कांग्रेस लीडिंग देम, उन पार्टी ने 10 आउट ऑफ 13 असेंबली सीट्स जो बाय पोल्स हुए थे उसमें जीत लिए हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2 इलेक्शंस में 2 बाय पोल्स में सीट्स जीती हैं। ऐसा इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया है। रिजल्ट कब आया था इसका रिजल्ट आया था ऑन 10th of July। ठीक है, असेंबली पोल्स जो विच वर हेल्ड जस्ट ओवर अ मंथ, जो हमारा लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बस कुछ चंद 1 महीना, मतलब 1 महीना और कुछ दिनों बाद ही ये असेंबली बाय पोल्स हुए थे, वर एनकरेजिंग फॉर द ऑपोजिशन कोलिशन विच हैड रेस्ट्रिक्टेड द बीजेपी टू 240 सीट्स इन द लोकसभा, वाइल कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस ये दोनों मिलके 4 सीट्स ईच जीती है। आम आदमी पार्टी एंड द्रविड़ मुनेत्रा कजगम DMK जो पार्टी है एंड एन इंडिपेंडेंट 1 सीट ईच जीती है। लेकिन यहां पे बेस्ट न्यूज जो है इज फॉर कांग्रेस, वो आई है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर 2 कॉन्स्टिट्युएंसीज वो जीत चुकी है, विच इज देहरा एंड नालागढ़। यहां पे 2 कॉन्स्टिट्युएंसीज इन द असेंबली बाय पोल्स वर वन बाय कांग्रेस, सो इट वाज अ ग्रेट न्यूज फॉर देम। विद दिस कांग्रेस हैज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ 40 MLAs इन द स्टेट। रिलीफ था इनके लिए क्योंकि द बाय पोल्स इन हिमाचल हैड बीन नेसेसिटेटेड आफ्टर 3 इंडिपेंडेंट्स विथड्रू सपोर्ट टू द कांग्रेस एंड जॉइंड बीजेपी। जब 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पहले कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपना सपोर्ट वापस लेके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो वहां मेजोरिटी जरा हिल गई थी। तो ये बायपोल के रिजल्ट्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई बाद में जाके विद हिज वाइफ कमलेश ठाकुर विनिंग फ्रॉम देहरा। उनकी वाइफ ही देहरा जो 2 कॉन्स्टिट्युएंसी जीती हैं उनमें से एक से उनकी वाइफ ही खड़ी हुई थी और वहां पर वो जीती हैं। देयर वाज आल्सो गुड न्यूज फॉर द कांग्रेस उत्तराखंड में, विद द पार्टी रिटेनिंग बद्रीनाथ वाली सीट and the sitting MLA from the seat which who is Rajendra Singh Bhandari, who has defeated the ruling party BJP, इनको फिर हराया है कांग्रेस के लखपत सिंह बटोला ने। ठीक है, तो यहाँ इन जनरल अगर हम देखें तो इंडिया ब्लॉक एंड स्पेशली कांग्रेस के लिए वी सी अ रियली गुड विन। खासतौर पे अभी जो इलेक्शंस में वो हारे हैं उसके बाद दीज विन सीम रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। इटालियन पुलिस फ्री 33 इंडियन फार्म वर्कर्स फ्रॉम स्लेवरी। यहां पे इटालियन पुलिस ने सैटरडे को 33 इंडियन फार्मर्स जो वहां पर काम कर रहे थे, फार्म लेबरर्स जिनको हम कहते हैं, वो स्लेव लाइक कंडीशंस में काम कर रहे थे। कहां पर? इटली में एक जगह है नदर्न वेरोना प्रोविंस। ठीक है, यहां पर ये जो 33 इंडियन स्लेव्स थे, मतलब स्लेवरी के अंडर काम कर रहे थे, मजबूरी में काम कर रहे थे, यहां से उनको फ्री करा है। छोटी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, दिस माइट बी इंपॉर्टेंट। एक आर्कियोलॉजिकल डिस्प्ले पे जो आपको सामने दिख रहे हैं इनकी डिस्कवरी, द चांस डिस्कवरी, चांस मतलब ढूंढा नहीं जा रहा था उसको, बस मिल गई। चांस डिस्कवरी ऑफ अ पॉट कंटेनिंग 18th सेंचुरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक ये जो आपको पॉट दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इसमें 18th सेंचुरी के गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे एंड अदर उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स, आर्ट के सामान, हैव सडनली एलिवेटेड द प्रोफाइल ऑफ द स्लीपी विलेज ऑफ चेंगलाई इन कुन्नूर
पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो, आई एम नॉट फ्रॉम देयर, तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट एक बहुत छोटा सा गांव जिसके बारे में शायद आपने कभी नाम भी ना सुना है, उसका नाम है चेंगलई विलेज, कुन्नूर के पास है ये, एंड केरला में है ये। इस गांव का नाम सब जगह अब फेमस हो चुका है क्योंकि यहाँ पर गड़ा हुआ, लिटरली जो हम बोलते हैं ना गड़ा खजाना है क्या, गड़ा खजाना है क्या, वो गड़ा हुआ खजाना ही यहाँ से मिला है। कैप्टिवेटेड बाय द न्यूज ऑफ बरी ट्रेजर, बहुत सारे भीड़ उमर के वहां पर गई, पॉसिबली इंक्लूडिंग फॉर्चून सीकर्स, कुछ ऐसे भी गए जो शायद इस खजाने की तलाश में चुराने के लिए गए थे। आर मेकिंग अ बी लाइन फॉर द लीफी सबर्ब डॉटेड विद रबर प्लांटेशन, ये जो जगह है ये रबर प्लांटेशन के लिए फेमस है, ठीक है। एक्साइटमेंट जनरेटेड बाय द न्यूज टू फाइंड ऑफ द फाइंड हैज प्रॉम्प्टेड पुलिस टू कॉर्डन ऑफ, मतलब उसको ब्लॉक करना, ऑफ द स्पॉट फॉर पॉसिबल फ्यूचर एक्सकेवेशन, मतलब वहां उस जगह को पुलिस ने अब सील कर दिया है ताकि और कोई भी एक्सकेवेशन, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं जमीन में से खोद के चीजें निकालना, पीरियड पुरानी सेंचुरीज की, जिससे पता चल पाए हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में, उसको सील कर दिया है, ठीक है, बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वही सर्वे करती हैं सारा का सारा। अ ग्रुप ऑफ लोकल विमेन लेबरर्स एंगेज्ड इन डिगिंग अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, इनको सबसे पहले इस बरी ट्रेजर के बारे में मिला था, इसके बाद इन्होंने खबर की होगी पुलिस स्टेशन, सरकार वगैरह में, और वहां से फिर साइंटिस्ट्स आए थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, एंड उन्होंने फिर इस चीज को प्रॉपरली एक्सकेवेट किया, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट। चीफ मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने बोला है और पीएम ने भी बोला है कि मुंबई विल बी मेड ग्लोबल फिनटेक कैपिटल एंड महाराष्ट्र द इकोनॉमिक पावर हाउस। इनका सबसे पहला लोकसभा पोल जीतने के बाद सबसे पहली जो महाराष्ट्र स्टेट की विजिट थी, उनमें उस विजिट में मोदी जी ने ये बात की है। उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के एनिमीज, दुश्मनों को बोला है कि भैया इस तरीके का डेवलपमेंट है। ही ऑल्सो सेज एफर्ट्स आर ऑन टू इम्प्रूव मुंबईज कनेक्टिविटी विद द नेबरिंग एरिया। इन हिज मेडन विजिट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार ये महाराष्ट्र आए हैं। विजिट टू महाराष्ट्र आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे laid foundation stones and inaugurated multiple public projects, जो कि 29,000 कुछ करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए और इनॉग्रेट भी किए। लेटर इन द इवनिंग उन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स बांद्रा कुर्ला में भी इनॉग्रेट किया था। उनका क्या कहना था, अगर उनको कोट करें तो, आई एम टू यूज महाराष्ट्र's पावर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द नॉट जस्ट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। Want to make Mumbai the global fintech capital. Fintech मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसका जीपे और ये सब नेट बैंकिंग जो हम यूज करते हैं वो हो सकता है। फिनटेक में वो ग्लोबल लीडर मुंबई को बनाना चाहते हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि भैया मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स को उन्होंने इनॉग्रेट भी किया और उन्होंने हाईलाइट करते हुए बोला कि मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शोकेसिंग द करेक्ट पाथ टू द नेशन, क्योंकि एक तरीके से पब्लिक तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उसका जरिया मीडिया ही होता है। तो मीडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये उनका कहना है और ये सच भी है। इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडिया विकसित इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, क्योंकि हमारा टारगेट है, मोदी जी ने ही अनाउंस किया था कि इंडिया को वी आर गोइंग टू मेक अ डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत मिशन जो हमारा है, बाय द ईयर 2047 हमको ये मिशन अचीव करना है, ठीक है। मीडिया ऑल्सो मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड देयर राइट्स। आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपके क्या अधिकार है, ये सब भी आपको अक्सर मीडिया से ही पता चलता है। और उसका मीडिया का जो नेचुरल रोल है इज टू क्रिएट अ डिस्कोर्स, मतलब इधर से उधर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, कहां से, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक, पब्लिक से लेके गवर्नमेंट तक, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स या जरिया इज मीडिया। तो मीडिया प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विलेजेस जो चाइना बॉर्डर से लगी हुई गांव खेड़े हैं जो काफी अंडर डेवलप्ड है, वहां पर बोला जा रहा है कि भाई 4G फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी
टूरिस्ट सर्किट्स एंड ऑल वेदर रोड्स, ये सारी चीजें वहां पर बिल्ड की जाएंगी। एट अ हाई लेवल मीटिंग जो कि हुई थी रिसेंटली, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने ये बोला है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या टारगेट करता है कि ये जो बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर खासतौर पे चाइना, उनके साथ लगी हुई बॉर्डर पे जो गांव वगैरह हैं उसको अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला रीजन तो क्योंकि वो थोड़ा डेंजर जोन में आ जाता है, दूसरा वहां कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेसिक दुकानें और ये सारी चीजें, अच्छी उपलब्धियां या फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ खास उन पर ध्यान नहीं देती, वहां अक्सर वॉर जोन ही बना रहता है ना। अब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च करके हमारा क्या टारगेट है कि जो गांव वाले हैं वहां के, वो वहीं पर रहें, वहीं पर रहना चाहें, वहीं पर रुकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रीजन भी है इसके पीछे। जब गांव खाली हो जाता है ना, तो खाली गांव को अपने कब्जे में रख पाना और प्रोटेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप खुद इमेजिन करो, कितने बार हम मूवीज में भी देखते हैं और ये सच भी है कि कहीं तड़ी पार या बॉर्डर पार से आतंकवादी घुसे और गांव वालों ने देखा, क्योंकि उनको उस जगह का, उस जमीन की बहुत इतनी अच्छी नॉलेज है जितनी किसी नए को नहीं हो सकती, तो उनको कुछ भी ऐसा अनयूजुअल मिलता है तो हमारी आर्मी को इन्फॉर्मेशन देते थे। अब अगर वो गांव वाले वहां रहेंगे ही नहीं तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, पहली बात। और दूसरी चीज, जहां से लोग खाली कर देते हैं ना, उसको अपने कंट्रोल में रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रातों रात अगर मान लो चाइना के आर्मी घुस के आ गई और पता भी नहीं चला कि उनने एरिया कैप्चर कर लिया है, फिर उसी के ऊपर लड़ाई जंग छिड़ जाए या चालू हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी डिस्कशन किया मिस्टर अमित शाह ने। मिस्टर शाह सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर विलेजेस एंड स्ट्रेस्ड the need to provide employment opportunities to the local people and increase connectivity। एक तो वहीं के वहीं उनको employment opportunity provide करने की बहुत जरूरत है ताकि वो जॉब ढूंढते हुए किसी दूसरी जगह पर ना जाएं भटकते हुए। दूसरा, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर खास तौर पे ऐसे पहाड़ी जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन जगहों पर कनेक्टिविटी बहुत खराब होती है। तो कनेक्टिविटी खराब होने के कारण क्या होता है कि लोग हॉस्पिटल, स्कूल से कनेक्टिविटी नहीं होती तो जहां पास पड़ता है वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वेल डेवलप। तो सरकार उस पर भी फोकस कर रही है, पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि ऐसे 136 बॉर्डर विलेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी थ्रू 113 ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स। कितने कॉस्ट पे? कुछ 2000 करोड़ टू 2500, इनफैक्ट 2420 करोड़, ऐसा हमारे होम मिनिस्ट्री का कहना था। बाय दिसंबर ये सारे के सारे विलेजेस अंडर जो ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर आते हैं, यहाँ सब पे 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, फॉर विच वर्क is already going on at a very rapid या fast pace। ठीक है, appropriate steps are being taken to ensure financial inclusion of these villages। financial inclusion अब क्या होता है? अब मैं जैसे पुणे जैसे शहर में रहती हूँ, मुझे बैंक में जाना है, मुझे ATM में जाना है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो मेरे को कितनी इजीली एक्सेसिबल है वो, बहुत इजीली, तो मैं फाइनेंशियल इंक्लूडेड हूँ। अब आप रैंडम किसी रिमोट पहाड़ी गांव में चले जाओ, उनमें अगर आपको ATM चाहिए तो आपको कई किलोमीटर तक ड्राइव करना होगा। आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, कई किलोमीटर तक ड्राइव करके, शायद पहाड़ों में रहते हो तो वैली में आना पड़ेगा, नीचे उतर के जहां दुकान है वहां शायद आपको ATM मिले। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज इजीली उनको अवेलेबल हो, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंड द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ब्रांचेस आर बीइंग फैसिलिटेटेड हियर। ओके, वर्क इज बीइंग डन टू डेवलप टूरिस्ट सर्किट्स टू ब्रिंग वाइब्रेंसी टू दिस विलेजेस। एक वाइब्रेंसी मतलब एक जान लेकर आएंगे। जान कब आएगी? जब टूरिस्ट वहां पे जाएंगे। तो टूरिस्ट सर्किट भी बिल्ड करने वाले हैं एंड टूरिज्म को भी उन एरियाज में प्रमोट किया जाएगा। इन दिस एंडेवर capacity building and tourism related infrastructure was being developed in coordination with the tourism ministry। तो बेसिक यही बात है कि भाई इस तरीके से जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है वहां पर एक नई लहर लाने का ट्राई चल रहा है। सबसे पहले तो 4G सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, रोड कनेक्टिविटी, विलेज की इंटरकनेक्टिविटी, ये सारी चीजें कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया उसके अंडर बहुत ही जल्द वहां पर डेवलप होने वाली है। ओके,
अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग एक चीज है, इसके बारे में आपने प्रॉब्ली कभी भी नहीं सुना होगा। 6 लाख फेक पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स अनअर्थड इन 3 स्टेट्स। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर 2023 की बात है, जहां सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने 2023 में अनअर्थ किया था, मतलब खोज कर निकाला था, मोर देन 6 लाख फेक पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग ऑडिट एट 4 प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनीज इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में। यहां हो क्या रहा है, बहुत सारे सोर्सेस इन स्टेट से और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एंड फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ऐसा कंफर्म किया है, न्यूज़पेपर को बताया है कि देयर आर अ लॉट ऑफ, मतलब 6 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, पोटेंशियल नंबर ऑफ फेक सर्टिफिकेट्स कुड बी मैनीफोल्ड एज दीज वर ओनली 4 ऑफ द 2348 प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग रजिस्टर्ड विद द CPCB. Only a small fraction of these recyclers have been physically verified for recycling the claimed quantities, sources said. ये सर्टिफिकेट जब इशू किए जाता है ना रिसाइकलिंग वेस्ट के लिए, तो ये जो यूनिट्स होती हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मतलब अगर इतना बड़ा एम्बिट है, उनमें से मात्र इतनों से कुछ होंगे जो एक्चुअली में जितना क्वांटिटी वो क्लेम करते हैं कि कचरे को हम रिसाइकल करते हैं, उतना एक्चुअली में रिसाइकल करते हैं। बाकी सारे के सारे आर फेक सर्टिफिकेट्स इशू जो हुए हैं बिटवीन 2022 और 23 और लास्ट ईयर एज वेल, फॉर विच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, देयर वर अबाउट 18,000 कंपनीज जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करती हैं एंड वर रजिस्टर्ड विद द CPCB which manages extended producer responsibility EPR scheme as either producers, importers और brand owners। ऐसे 18,000 यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं। दे हैड अ कलेक्टिव टारगेट ऑफ रिसाइकलिंग 33 मिलियन टन्स। इन 18,000 यूनिट्स का एक साथ टारगेट था कि 3.3 मिलियन टन्स वेस्ट रिसाइकल करेंगे, विद द मिनिस्ट्री डेटा सजेस्टिंग दैट ऑन एवरेज मोर देन 85% ऑफ द टारगेट वाज मेट। मिनिस्ट्री का डेटा चेक करें तो जो इनका टारगेट था उसमें से 85% से ज्यादा टारगेट इन्होंने अचीव किया था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मैंडेट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वो क्या मैंडेट करते हैं, वो बोलते हैं कि सारी की सारी कंपनीज जो प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करती हैं और CPCB के साथ रजिस्टर उनको होना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे नहीं करते हो, बेसिकली आप रजिस्टर नहीं होते हो, तो उस केस में आपके ऊपर फाइन लगा दिया जा सकता है। These certificates or EPR certificates are used by thousands of companies that use plastic packaging in some form for business operations and are legally obliged to either ensure that a prescribed percentage of the plastic used annually is collected and recycled or that they buy enough certificates to make good on their targets। दो चीजें करनी होती है अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी हो जो या तो प्लास्टिक खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या यूज करते हैं बहुत बड़े क्वांटिटी में। पहला आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप जितना आपने बोला है उतना प्लास्टिक, उतना परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक जो आप यूज करते हो उसको हर साल कलेक्ट करोगे और रिसाइकल करोगे, पहला ऑप्शन। या इनफ, ये जो सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है इनमें से इनफ सर्टिफिकेट्स आप खरीदोगे ताकि आपका जो भी टारगेट है वो अचीव हो पाए। ठीक है, जो मैंडेटेड टारगेट होता है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। इन 2022-23 कंपनीज वर एक्सपेक्टेड कि वो 70% जो भी पैकेजिंग में यूज करते हैं वो प्लास्टिक, उसमें से 70% कम से कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में जितना उन्होंने यूज किया है 70% रिसाइकल करेंगे। ठीक है, 2023-24 में ये टारगेट था 100%। सर्टिफिकेट्स आर जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर्स। अब आप जब अपना प्लास्टिक रिसाइकल कराते हो ना, तो सामने वाला जो रिसाइकल कर रहा होता है, जिनको हम प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर्स कहते हैं, वो ये सर्टिफिकेट आपको इशू करता है। ये सर्टिफिकेट प्रूफ करता है कि आपने जितना आपको टारगेट दिया गया था उतना प्लास्टिक रिसाइकल कराया है। मेन अब पूरी की पूरी यहां बात क्या हो रही है कि एक्चुअली में ये जो पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स हैं ये 6 लाख से भी ज्यादा फेक है। मतलब एक्चुअली में कंपनीज ने जितना टारगेट था उतना रिसाइकल किया नहीं, फेक सर्टिफिकेट जाली तरीके से पैसे देकर, घूस देकर बनवा लिया। तो जो मिनिस्ट्री के पास डेटा है कि भैया इतना सारा प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा था, वो एक्चुअली में प्लास्टिक बिल्कुल रिसाइकल नहीं हुआ, इट इज स्टिल देयर इन आवर एनवायरमेंट।
बिकॉज ऑफ दीज फेक सर्टिफिकेट्स। ये सिर्फ कुछ कंपनीज प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, मुनाफा कमाने के चक्कर में पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट तो हम सबका होता है, उसमें क्या देश और क्या दुनिया, इतना बड़ा नुकसान कराने के केपेबल है कि आप अगर बैठ के इसके अमाउंट के बारे में सोचो, आप ये इमेजिन करने का ट्राई करो ये कितने बड़े लेवल का नुकसान है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और कोई जो समझता है इस लेवल के नुकसान को, जैसे कि जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करके गवर्नमेंट के सामने सच लाया, उनको इतनी ज्यादा घबराहट और एंजाइटी हो जाती होगी, क्योंकि इमेजिन कीजिए कि आपको लग रहा है कि हम वेस्ट कम कर रहे हैं, हम प्लास्टिक कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं 100%, और फेक सर्टिफिकेट्स क्या शो करते हैं कि शायद 100 नहीं 0% है वो रिसाइकलिंग रेट। मतलब वो सारा का सारा प्लास्टिक जो आप सोच रहे थे रिसाइकल हो रहा है, वो एक्चुअली में बाहर हमारे एनवायरनमेंट में है, शायद समुद्र में है, शायद कहीं लैंडफिल में है, कहीं किसी फॉर्म में इट्स आउट देयर। ये सारा कई मिलियन टन्स प्लास्टिक डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली एवरी डे एंड कॉजिंग पोल्यूशन। उसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ करना पड़ेगा, दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी, तो आप इमेजिन कीजिए जब इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो लाखों में फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के ले रहे हैं पिछले कई सालों से, जिनको पड़ी ही नहीं है। और माइंड यू, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं जो कई टन्स में प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो ऐसे कोई गरीब नहीं है जिससे आप पैसा ले ले रहे हो। ये कई बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि भाई इंसान जितना ऊंचा होता है ना, उसमें उतनी ही लालच आती है और ज्यादा ऊंचा जाने की। आप अक्सर देखोगे टैक्स में घपले मिडिल क्लास लोग नहीं करते या गरीब लोग नहीं करते, टैक्स में घपले बड़े बड़े लोग करते हैं, जिनके पास है रिसोर्स, उनके पास है पैसा टैक्स भरने का, लेकिन उनको उनमें से भी नहीं देना है। ये जो एक लालच होता है, ये आप देखोगे अक्सर बड़े लोगों के अंदर मिलता है। सेम कंडीशन हियर। अब जब दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी, तो ये रहने लायक सबके लिए ही नहीं बचेगी, नॉट जस्ट मी और यू और सम पर्सन, एंड पीपल लाइक दीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। भाई ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है, फर्स्ट पेज पर ही आई थी। ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो एक रैली में गए थे पेंसिल्वानिया में, वहां पर उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, और एफबीआई ने आइडेंटिफाई किया है, जैसे हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है वैसे यूएस की एफबीआई होती है, ठीक है। एफबीआई ने आइडेंटिफाई किया है 20 साल के एक लड़के को कि ही वाज द शूटर। यूएस सीक्रेट सर्विस सेज दैट ही वाज शॉट डाउन, गोली चली थी उनके ऊपर। वन रैली अटेंडी किल्ड एंड 2 other spectators injured in the incident. US President Joe Biden appeals for unity and orders an independent security review of the lead up on the attack. जो अभी करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई इसके ऊपर यूनिटी दिखाएं, और मतलब भले ही ऑपोजिशन में है, वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज डन। तो यहाँ पे यूनिटी दिखाते हुए उन्होंने बोला है कि भाई इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई एक तरीके से की जाएगी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज शॉट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना ये किस पार्टी से एसोसिएटेड है। ही इज एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन्स, जो एक मेजॉरिटी पार्टी है यूएस में। बेसिकली आप जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस चलता है, वैसे यूएस में भी 2 ही चलते हैं मोस्टली, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो डोनाल्ड ट्रंप इज एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन्स। अभी जो बाइडन करंट प्रेसिडेंट है, ही इज अ डेमोक्रेट, ठीक है। इनके ऊपर अटैक किया गया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, एंड ही इज राइट नाउ 78 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने अपनी कैंपेन स्पीच स्टार्ट ही किया था क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये इस जगह की बात है, पेंसिल्वानिया करके एक जगह है जो पिट्सबर्ग के कुछ 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर शॉट्स चलाए गए थे, जिनको इस शॉट में उनके राइट कान के जस्ट बगल से गोली निकली थी, स्ट्रीकिंग हिज फेस विद ब्लड, जो कि आप सामने यहां पर देख सकते हैं। जरा सा 1 इंच भी गोली अगर थोड़ा और इस तरफ होती तो इट वुड हैव गॉन थ्रू हिज हेड एंड ही वुड हैव बीन फेटली शॉट, बट ही वॉज सेव्ड। थोड़ा सा गन हल्की सी इधर मूव हो गई थी तो उनके कान में गोली पड़ी है। अच्छा, नेक्स्ट
यहाँ पे काफी बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए यूपी के चीफ मिनिस्टर, उनका ऐसा कहना है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ संडे को उन्होंने ये बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंस केप्ट द बीजेपी फ्रॉम अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट इन द स्टेट। उनका ये कहना था कि भैया 2024 के लोकसभा पोल्स में जहां सबको ऐसा लगा था कि यूपी में तो बीजेपी के अलावा किसी और की लहर है ही नहीं और चलनी भी नहीं चाहिए, वहां पर एक्चुअली में बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती बीजेपी। तो उनका ये कहना है कि ये जो यूपी में रिजल्ट्स देखने को मिले थे पोल्स के, दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि स्टेट में दिखाया गया। अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप वी मेंटेन्ड कांस्टेंट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन एंड अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इन उत्तर प्रदेश, बी इट इन 2014 या 2019। उनका ऐसा कहना था। लोकसभा पोल्स और 2017 या 2022 वाले असेंबली पोल्स, मतलब स्टेट इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। The BJP managed to secure a similar percentage of votes in 2024 as the previous elections. However, the shifting of votes and overconfidence hurt our expectations. जो वोट इतने सारे शिफ्ट हो गए दूसरे पार्टी के फेवर में, उसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाया है। एज अ रिजल्ट ऑपोजिशन विच वॉज डिसेमिनेटेड, पिछले इलेक्शंस में ऑपोजिशन की खड़े होने की तक हिम्मत नहीं होती थी सामने, इतने कम वोट्स मिलते थे। आज की डेट में दे आर चेस्ट थंपिंग टुडे, मतलब अपने छाती ठोककर वो बोल रहे हैं कि आप जीते होंगे लेकिन मार्जिन बहुत ही कम है। मिस्टर आदित्यनाथ सेड एड्रेसिंग द बीजेपी स्टेट वर्किंग कमिटी मीटिंग इन लखनऊ। अच्छा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज, मध्य प्रदेश को बोला गया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि मध्य प्रदेश इज द लंग्स ऑफ इंडिया या लंग्स ऑफ भारत। इंदौर में क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है ऑफ प्लांटिंग 11 लाख छोटे छोटे पेड़ या सैपलिंग्स 24 घंटों के अंदर, तो इसी को कमेमोरेट और सेलिब्रेट करते हुए हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है कि जल्द ही, अभी भी है और जल्द ही मध्य प्रदेश विल बी द लंग्स ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशंस वहीं पर रहेंगे। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर क्राइसिस ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही बहुत ज्यादा चल रहा है। तो यहां पे क्या डिसाइड हुआ है कि कर्नाटका ने संडे को ऐसा डिसाइड किया है कि कावेरी जो नदी है उसका 8000 क्यूसेक्स एक मेजरिंग यूनिट होती कि इतने मेट्रिक टन पर सेकंड करके 8000 क्यूसेक्स वाटर डेली वो रिलीज करेंगे कावेरी का। किनको देंगे? और तमिलनाडु को देंगे। फॉलोइंग अ डायरेक्शन फ्रॉम द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, CWRC का डायरेक्शन था, ऐसा ऑर्डर दिया गया था तो उन्होंने अग्री किया है। द पैनल हैड डायरेक्टेड स्टेट टू रिलीज 11,500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, तो पूरा तो नहीं, उन्होंने 11,500 में मना किया, उन्होंने बोला हम 8,000 लीटर या क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज कर सकते हैं। स्टेट ऑल्सो डिसाइडेड टू गो ऑन एन अपील टू द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द CWRC ऑर्डर। आफ्टर द डिस्कशन एट द ऑल पार्टी मीटिंग एंड बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस बाय द एडवोकेट्स, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वाटर एज पर CWRC डायरेक्शन कैन बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर गुड रेन। जब अच्छी बारिश हमारे पास आएगी तभी हम इतना पानी रिलीज कर पाएंगे, बट फिलहाल में हम 8,000 क्यूसेक्स वाटर रिलीज कर सकते हैं। तो ये फाइनल डिसीजन लिया गया था। कौन कर रहा है रिलीज? कर्नाटका। किसको दे रहे हैं? तमिलनाडु को। ठीक है, अच्छा, जगन्नाथपुरी का जो ट्रेजरी है 46 ईयर्स बाद उसको खोला गया है। आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ लीगल बैटल्स एंड कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, द रत्न भंडार जिसको बोला जाता है और सेक्रेड ट्रेजरी इंग्लिश में बोले तो ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में है, जो कि उसको फाइनली संडे को खोला गया।
यहाँ पर कहना था हमारे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर चरण मांझी, उनका ये कहना था, इन अकॉर्डेंस विद द डिवाइन विल ऑफ लॉर्ड श्री जगन्नाथ द रत्न भंडार वॉज ओपन टुडे आफ्टर 46 लॉन्ग ईयर्स। आई सिंसियरली होप फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मॉन्यूमेंटल एंडेवर। प्रोसेस पूरा करने में, ये आप जैसे कि सामने देख सकते हैं, ये प्रोसेस को पूरा करने में कुछ 4 घंटे लगे। यहाँ पे अरविंदा कुमार पढ़ी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं टेम्पल के, उनका कहना था, वी हैव ओपन बोथ चेम्बर्स सिंस द लॉक्स ऑफ द इनर चेम्बर ऑफ रत्न भंडार कुड नॉट बी ओपन, दे हैव टू बी ब्रोकन। क्योंकि 46 ईयर से खोला ही नहीं गया है तो वो नहीं खुल रहा है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। वी हैव शिफ्टेड ऑर्नामेंट्स ऑफ द आउटर चेम्बर टू अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग रूम इनसाइड द टेम्पल। जो तिजोरी खोली एक तरीके से, जो भी हीरे जवाहरात निकल के आए उसको एक चेम्बर में शिफ्ट कर दिया गया है। सब्सिक्वेंटली वी हैव सील्ड द स्ट्रॉन्ग रूम, जहां पे भी शिफ्ट किया है ऑब्वियसली वहां पे बहुत हाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या अनकवर किया गया है। द वर्क बिगेन एट 1:28 PM ऑन संडे आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स किए गए। 2 different teams entered the temple to oversee the opening of the sacred chambers. They were joined by snake catchers, a medical team and disaster response personnel. As per the inventory last made, last time जो गिने गए थे, इन्वेंट्री की गई थी 1978 में, रत्न भंडार कंप्राइजिंग बाहर भंडार आउटर चेम्बर एंड भीतर भंडार। तो ये रत्न भंडार में 2 तरीके के भंडार थे, बाहर आउटर चेम्बर एंड भीतर अंदर इनर चेम्बर। हैज अ टोटल ऑफ 454 गोल्ड आर्टिकल्स विथ अ नेट वेट ऑफ 838 भारीज एंड 293 सिल्वर आर्टिकल्स वेइंग 22,153 kgs। These chambers contain jewels of the 3, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड बालभद्र, लॉर्ड जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा, जिनको बोला गया है कि ये कृष्ण जी और उनके बड़े भाई और उनकी जो बहन थी, इन तीनों के हीरे जवाहरात माने जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा रखा हुआ है चेम्बर्स में। फॉर मोर देन 200 years ago 1805 में एन इन्वेंट्री डॉक्यूमेंटेड ओनली 64 pieces ऑफ ज्वेलरी। जब 1805 में ये इसको गिना गया था तो उसमें निकल के आए थे कि सिर्फ 64 पीसेस ऑफ ज्वेलरी है। बाय 1952 द श्री मंदिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लिस्टेड 150 गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन द बाहर भंडार विथ 180 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड 146 सिल्वर। फिर उसके 10 साल और बाद 1962 में यहीं पे 602 ऑर्नामेंट्स पाए गए, लेकिन 1967 में वेरिफिकेशन ने अकाउंट किया कि 433 इस तरीके के चेम्बर्स थे। ओके, सो दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो पहली खबर है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मनी बिल्स का जो यूज हो रहा है उसके ऊपर कुछ रिव्यू करने वाली है। यहाँ पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अग्री किया मंडे को। उनका ऐसा कहना था कि जो बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई हैं चैलेंजिंग मनी बिल रूट टेकन बाय द सेंटर टू पास कंटेंशियस अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट। पिटिशंस का ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूज कर रही है मनी बिल को एज अ जरिया बहुत सारे पार्लियामेंट में ऐसे अमेंडमेंट्स पास करने में जो कंटेंशियस है, अदरवाइज शायद पास ना हो पाते। क्यों मनी बिल का यूज करें? क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है पहले और उसके बाद पास होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। आई विल लिस्ट व्हेन आई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, ऐसा उनका कहना था।
एंड मनी बिल क्वेश्चन वॉज रेफर्ड टू अ 7-judge बेंच इन नवंबर 2019 बाय अ 5-judge बेंच विच वॉज हेडेड बाय उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई इन द केस ऑफ रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड. The cardinal issue is whether such amendments could be passed as a money bill. यहाँ पे बेसिक चीज थी कि भाई ये जो अमेंडमेंट्स पास कर रहे हैं मनी बिल के तौर पे, क्या इनको पास किया जा सकता है. अच्छा, प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल में, और मनी बिल के ऊपर वो कहता है कि इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर अंडर दिस क्लॉज, largely including appropriation of money from Consolidated Fund of India and taxation. In other words, a money bill is restricted only to specified financial matters. सिर्फ कुछ financial matters हैं उनके ऊपर ही money bill पास किया जा सकता है. रेफरेंस में यहाँ पे includes legal question concerning amendment made from 2015 से आगे in the Prevention of Money Laundering Act through money bills, giving enforcement directorate ऑलमोस्ट ब्लैंकेट पावर्स. अच्छा, 2015 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ज्यादा अंधाधुंध पावर्स दे दी गई थी. ब्लैंकेट पावर्स मतलब हर चीज के ऊपर पावर, रेड कंडक्ट करना है, उनको अरेस्ट करना है, ऑल दीज थिंग्स, और मनी बिल पास करके इस तरीके की पावर दी गई थी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो यहां पर सवाल ये उठाया गया है थ्रू पिटिशंस की इस तरीके के एक्ट्स कंडक्ट करने के लिए क्या मनी बिल को पास करना शुड बी अलाउड और नॉट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस डे. ठीक है, नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे, जब हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ. फाइनली हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को, और इस तरीके से अगर आप हफ्ते के 2 सेशंस अटेंड कर लेते हैं तो आपको पूरे हफ्ते, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तब भी यू विल हैव अ रियली गुड आइडिया ऑफ व्हाट ऑल हैज करेंटली हैपेंड. ओके पीपल, सो आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून ऑन फ्राइडे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे करके समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है तो उतना ही ज्यादा मजा आता है. ओके, आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस सेशन. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.